सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून नगर निगम की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और संवर्धन योजना के तहत जोगमांदर हॉल का लोकार्पण किया है और इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकारी और निगम की जमीन को अतिक्रमणकारियों से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और इससे डेमोग्राफी ही नहीं बल्कि देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्य भी बदल रहे हैं। सीएम ने कहा कि नदी नालों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार गंभीर है। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो अतिक्रमण है वो तेज संख्या में तेजी से काफी उसकी संख्या में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई थी, पहले के सालों में उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इधर के सालों में काफी सख्ती की गई, व्यवस्था को बनाने का काम किया गया, अतिक्रमण हटाने का अभियान कानूनी रूप से चलाया गया। और बहुत बार ये विषय आता है कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, इसमें केवल और केवल न किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात है, इसमें केवल एक बात प्रमुखता से है, वो है अतिक्रमण। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह उत्तराखंड अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की दिशा में देश की अगुवाई कर सकता है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में हाईकमान की हरी झंडी मिलते ही सरकार कोई ठोस कदम भी उठा सकती है। आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर सरकार की चिंता कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा मुखर होकर सामने आया है। गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत को जोरदार तरीके से उठाया, जिसे बीजेपी के कई विधायकों का समर्थन भी मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ संकेत दिए हैं, राज्य की मूल पहचान सांस्कृतिक संतुलन और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। घुसपैठ पर रोक और डेमोग्राफी संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है, ठीक उसी तरह जैसे समान नागरिक संहिता पर किया गया। राज्य के अंदर राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ की सांस्कृतिक मूल्य खराब ना हो, यहाँ किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो, उन सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे समान नागरिक संहिता का कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में ही देश की आजादी के बाद लागू हुआ है, तो आगे के जो भी कानून होंगे उन सब पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी के मन में विचार आया और विधानसभा में भी इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त की गई। जनसंख्या नियंत्रण होना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए ये सबके लिए लागू होना चाहिए और इसीलिए समान नागरिकता कानून को लाया गया है। इसलिए जो कानून बनता है वो देश के लिए, प्रदेश के लिए एक जैसा होना चाहिए, ना कि किसी पे इसको लागू करे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर भी पूरी तरह विरोध में नहीं है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने साफ कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कोई नया विचार नहीं है। इंदिरा गांधी के दौर में परिवार नियोजन अभियान चला था। ऐसे में अगर आज की सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए ये जरूरी भी है। इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, जिसको बहुत हो हल्ला लोगों ने मचाया था, जब नसबंदी और परिवार नियोजन का कार्यक्रम इंदिरा जी ने चलाया था, संजय गांधी जी ने चलाया था। आज ये अगर भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते जा रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गलत बात है। बताते चले कि इसी बीच सरकार ने 7 सदस्यीय अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है, जो इस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के आंकड़े जुटा रही है। इसे भी आने वाले किसी बड़े फैसले की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुली जंग में बदलती हुई दिखाई दे रही है। हरीश रावत के कोप भवन में जाने के बाद में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऊपर से उनके समर्थक विधायक हरीश धामी की सामूहिक इस्तीफे वाली पोस्ट ने आग में घी डाल दिया है। अब हरक सिंह रावत ने भी इशारों में बड़ा पलटवार किया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस में 15 दिनों के सियासी अवकाश की हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बयानबाजी का दौर जारी है और कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। हरक सिंह रावत ने दो टूक कहा कि कुछ भी हो जाए, इस बार सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, चाहे कोई घर बैठ जाए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि किसी एक नेता के हटने या किनारा कर लेने से पार्टी की लड़ाई कमजोर नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी योगदान था, लेकिन गिलहरी कहे कि मैंने ही पुल बनाया है, ऐसा भी नहीं है। हरक सिंह रावत घर बैठे नाराज हो या कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो आएगी कांग्रेस की। गिलहरी का भी योगदान था, अब अकेले गिलहरी के योगदान से थोड़ा मिट्टी डालने थोड़ी पुल बन गया समुद्र में। अकेले थोड़ा सा गिलहरी का मिट्टी डालने से थोड़ी पुल बन गया, लेकिन श्रेय तो गिलहरी को भी मिला ना। हरक सिंह रावत यही नहीं रुके। हरीश रावत के समर्थन में विधायक हरीश धामी की सामूहिक इस्तीफे वाली पोस्ट पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। हालांकि सीधे टिप्पणी से बचते नजर आए, लेकिन बड़ा इशारा कर दिया। जो भी इस वक्त कांग्रेस को कमजोर करने में लगा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहा है। अब मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। अब वो उनकी पता नहीं उन्होंने किस सेंस में क्या सोच के बोला है, और लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो इस समय कांग्रेस को कमजोर कर रहा होगा, वो सिर्फ भाजपा के इशारे पे ही कांग्रेस कमजोर कर रहा है। जो भी कर रहा है, देखिए मैं आपको, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे दूसरा कोई कर रहा है, वो भाजपा के इशारे पे कर रहा है। इस समय कांग्रेस को कमजोर करना मतलब उत्तराखंड को खड्डे में डालना है। ऊपरी तौर पर भले ही कांग्रेस एकजुटता का दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत और ही कुछ बयां करती है। सोशल मीडिया पोस्ट, बयान और पलटवार सब मिलकर ये साफ कर रहे हैं कि पार्टी की गुटबाजी अब सतह पर आ चुकी है। अब नजर 2027 के चुनाव पर है, जहां ये अंदरूनी खींचतान कांग्रेस की ताकत बनेगी या सबसे बड़ी कमजोरी, इस पर बीजेपी भी पैनी नजर बनाए हुए है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं और श्वेता चौबे टिहरी की एसएसपी बनी है। योगेंद्र सिंह रावत कुंभ मेला आईजी होंगे और आयुष अग्रवाल एसएसपी कुंभ मेला होंगे। वहीं विशाखा अशोक कमांडेंट आईआरबी द्वितीय होंगी। ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो कई आईपीएस के ट्रांसफर किए गए हैं। सम्राट विक्रमादित्य पर महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का शुभारंभ हो गया है और मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं मंच पर। विश्वसनीय काल परिमाण की पद्धति है। तो आज से लेकर 5 अप्रैल तक इसका मंचन होगा। संकल्पना के अनुरूप विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में किया गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारतीय खगोल सिद्धांत महानाट्य का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से होगी और 5 अप्रैल तक वे अपने करकमलों से ये महानाट्य जारी रहेगा। और देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो घड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट कर रहे हैं और ये एक ऐसी घड़ी है जो काल, नक्षत्र और संवत भी बताती है। वैदिक घड़ी से कहा जाता है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था, जिसके बाद में आज ये घड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट स्वरूप दी गई है। वर्ष पहले थी। उस
स्वर्णिम क्रांति युग को पुनः स्थापित तो ये करने के वैदिक लिए घड़ी से जोड़ने के की लिए तस्वीरें आपने देखी। महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया है। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है, जो भारत को विकसित बनाएगा। 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। हमारे यहाँ इस सबका भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया, एक एक चीज का हिसाब। कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त। नैनीताल में टूरिस्ट और साथ ही स्थानीय लोगों के बीच में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मॉल रोड में पर्यटकों और टूरिस्टों के बीच में जमकर लात घूंसे चले हैं। बताया जा रहा है कि नाव चालकों और पर्यटकों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद में ये मारपीट में बदल गई। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया और कानूनी कार्रवाई की गई। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। डॉक्टर कॉलोनी के पास में एक बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद में कार बाइक को करीब 250 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद में कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरिद्वार में पथरी इलाके के इब्राहिमपुर में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गांव में 2 पक्ष जिनमें आपस में किसी बात को लेकर मतभेद है, में से लेकर एक परिवार में आज किसी की मृत्यु हुई थी, तो दूसरा पक्ष है उस मृत्यु में शरीक होने आ गया था। तो जिसमें पहले पक्ष को आपत्ति हुई, तो आपत्ति होने में दोनों में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न होने के बाद थोड़ा आपस में झगड़ा होने लग गया। जब पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उनको शांत किया गया, तो उसमें कुछ पक्षों को हल्की फुल्की चोटें आई है, जिनको कि मेडिकल के लिए भेज दिया गया। थाने में तहरीर प्राप्त होगी, उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। देहरादून के प्रेमनगर में छात्र गुटों के संघर्ष में हुई दिव्यांशु जटराना की हत्या के मामले में अब किसान यूनियन ने पंचायत की है। आशा रोडी चेकपोस्ट पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पंचायत की और दिव्यांशु की हत्या में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। वहीं एसएसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस गंभीरता से काम कर रही है और पुलिस आरोपियों पर इनामी राशि को बढ़ाते हुए 50,000 रुपए तक करने जा रही है। तो छात्र दिव्यांशु की जो मौत हुई थी उसको लेकर लगातार लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है और न्याय की गुहार लगाते हुए यहां पर देखिए प्रोटेस्ट भी किया गया है। तो आशा रोडी के चेकपोस्ट पर महापंचायत की गई। ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने कष्ट कमाई की पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को देहरादून मसूरी में इसमें पढ़ाते हैं। बढ़िया वातावरण है, लेकिन पुलिस को सरकार को सख्त होना पड़ेगा भाई। क्या मांग है? देखो मांग तो यह है जिसने हत्या करी, देश में कानून संविधान है, हत्या करी जिन लोगों के नाम आए
उनका पकड़ कर जेल भेजो। थाना प्रेमनगर में दिव्यांशु जटराना की एक बहुत ही निर्मम तरीके से जो हत्या हुई थी, उसकी जांच अभी चल रही है और उसमें 4 अभियुक्तों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। बाकी जो अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और उन पर जो इनाम की राशि है उसको बढ़ाए जाने की अभी और हम लोगों ने इसका प्रयास किया है। हरिद्वार के रानीपुर इलाके में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में काम कर रही युवती से मिलने के लिए आया था और इसी दौरान दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सुजीत यूपी के अयोध्या का रहने वाला है। जो आरंभिक तौर पर जानकारी मिली है वो यही मिली है कि लड़का लड़की को जानता है, संभवतः वो उसी गांव का है प्रदेश के फैजाबाद का, और ये यहाँ पीछा करते जाएगा। अब ये कब आया और कहाँ रह रहा था, इस चीज को भी हम लोग सत्यापित किया जाएगा। तो जो शेष जानकारी है वो विभाग की इंफॉर्मेशन के बारे में। सहसपुर से देहरादून आ रहा ट्रक सहसपुर पुल के पास पे अनियंत्रित हो गया और रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नीचे खाली जो जगह थी वहां पर जा गिरा। और गनीमत ये रही कि भीषण हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ट्रक ड्राइवर को भी हल्की चोट आई है। हादसे की वजह ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के अगोढ़ा गांव में ग्रामीणों का गुस्सा सालों से बदहाल सड़क को लेकर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की अनदेखी से परेशान लोगों ने डोडीताल जाने वाले पर्यटकों का पैदल रास्ता ही बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने पत्थर की दीवार खड़ी कर दी और कहा कि जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक डोडीताल जाने वाला रास्ता बंद रहेगा। आपको बता दें कि डोडीताल ट्रैकिंग रूट के लिए अगोड़ा गांव से ही पर्यटक जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी रोड नहीं बनाई गई। शासन को जगा रहे हैं, इसलिए जगा रहे हैं कि हमारी 300 मीटर रोड थी वो उन्होंने बाधित कर दी है, जो आगे काम नहीं कर रहे हैं। और 200 मीटर अतिरिक्त प्रस्ताव है हमारा। हम इसलिए आज से खच्चर घोड़े कोई भी अन्य यहाँ से रास्ता बंद हो रहा है और जब तक हमारी रोड नहीं गई तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। गर्मी बढ़ते ही बागेश्वर के जंगलों में एक बार फिर से आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिससे कि वन संपदा को नुकसान हो रहा है और लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। अब हालात यह है कि जंगली जानवर गांव की तरफ आने लगे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बागेश्वर जिले के कई क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से जंगलों में लगातार आग लग रही है। दिन के साथ साथ रात के समय भी जंगलों में आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। आग से जंगलों की वनस्पति को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं जंगली जानवर भी जंगल छोड़कर गांव की ओर रुख कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। जंगलों में आग का जो प्रकरण है ये प्रशासन को भी पता है, जिला प्रशासन को भी पता है, वन विभाग को भी पता है कि पूरे बागेश्वर जनपद में लगातार जो है चारों ओर जंगल आग से धधक रहे हैं। कहीं भी कोई अधिकारी किसी भी घटना स्थल पर जहां भी आग लग रही है जंगल में वहां पर उपस्थित नहीं है। और ये जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हम फायर वाचकों के माध्यमों से आग पर नियंत्रण या हम लोग खुद जाकर नियंत्रण कर। वन विभाग का कहना है कि आग की सूचना मिलते ही विभागीय टीमें मौके पर भेजी जा रही हैं। हालांकि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आग बुझाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अभी हमने अग्नि सुरक्षा हेतु 6 पुलिस स्टेशन हमारे तैनात हैं। उसमें 4-4 फायर वाचर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में और एक टीम लीडर के अंडर वहाँ का स्टाफ सारा तैनात है जो भी। और इस बीच हमारे ग्रामीणों से भी अनुरोध और उसके प्रचार प्रसार के लिए टीमें हमेशा क्षेत्र में जा रही हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगलों में आग लगने की कोई भी घटना दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके और जंगलों को बड़े नुकसान से बचाया जा सके।
न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। चलिए सीधा रुख करेंगे वाराणसी का, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। ये जो हमने मंचन किया है, आज का मंचन वाकई अद्भुत होने वाला होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः उत्तर प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन। पुनः एक बार मेरे साथ सब प्रेम से बोलेंगे, वीर विक्रमादित्य सम्राट महाराज की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आज शुभारंभ हो गया है और 5 अप्रैल तक ये चलेगा। और इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद है। तमाम साधु संत और साथ ही हम प्रार्थना करते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री महोदय तो सम्राट विक्रमादित्य एक राजा जिन्होंने कई सारे मंदिरों का उद्घाटन किया था। और अब आप सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जय महाकाल, जय महाकाल। राष्ट्र नायक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के काशी के इस पावन धरा पर आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की धरा पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, सुशील सिंह जी, माननीय सांसद महंत बादयोगी उमेश नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य सेंसराज विश्वकर्मा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वाराणसी के सभी बहनों और भाइयों और इस महानाट्य से जुड़े हुए सभी हमारे इसके निर्देशक, इससे जुड़े हुए कलाकार और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है।
जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा। याद रखिए, काल की जो अवमानना करता है उसे महाकाल अपने आप ही अपना शिकार बना लेता है, और महाकाल की वह धरा कोई है तो उज्जैन है। महाकाल वहां साक्षात विराजमान है। उनकी कृपा हर उस पर बरसती है जो काल की गति को पहचान करके उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करता है। और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। बहनों और भाइयों, काशी में शैव परंपरा की इस महत्वपूर्ण नगरी में मां गंगा के तट पर इस महानाट्य रूपांतरण का पहली बार प्रस्तुति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि 3 भाइयों की जोड़ी जो जग विख्यात है, भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, ये प्रभु राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भगवान कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी जितनी विख्यात है उतनी ही भ्रतरी और महाराज विक्रमादित्य की जोड़ी भी उतना ही विख्यात है। और काशी इसकी साक्षी है। ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज विक्रमादित्य की जो परंपरा से, जहां महाराज भ्रतरी नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे और उनकी दीक्षा की भूमि उज्जैन तो थी, लेकिन साथ साथ उनकी साधना की भूमि काशी के ठीक उस पार चुनार का किला वो महाराज भर्तरी ने ही महाराज भर्तरी के नाम पर बनाया था। इस महानाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति के लिए जब ये मामला सामने आया मध्य प्रदेश सरकार से, तो मैंने सबसे पहला प्रस्ताव तो था कि काशी में हो, काशी में BLW में हो। जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई और दूसरा मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि अगर यहां पे कोई अन्य कार्यक्रम हो रहे हो, पहले से बुक हो, उन स्थितियों में हम चुनार को भी इसके लिए चयन कर सकते हैं, क्योंकि चुनार तो महाराज भर्तरी की साधना की स्थली है और उस किले के पुनरुद्धार के साथ साथ उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के वर्तमान में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, ये केवल एक नाट्य महानाट्य का रूपांतरण ही नहीं है, आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और आदर्शों से जोड़ने का एक बृहद अभियान का हिस्सा भी है। मैं इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। याद करिए भारत की सिनेमा, जब उन्होंने भारत के मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया, भारत ने उसको अंगीकार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये कला, ये मंचन, ये सिनेमा, एक कलाकार, ये केवल एक मंचन नहीं होता है, एक रचनात्मकता होती है। उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का प्लेटफॉर्म होता, माध्यम होता है। ये जैसा परोसेगा वर्तमान पीढ़ी उसको उसी रूप में अंगीकार करेगी। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो।
और नए सिरे में नए भारत में अब आप देख रहे होंगे ये जितने डकैत थे ना, उन डकैतों को दुनिया और कम से कम भारत ने तो किस प्रकार से दुत्कारा है। वर्तमान में चल रही तमाम ऐसी फिल्में उस बात का उदाहरण है कि जनता उसको हाथों हाथ ले रही है, उनको नकार रही है। लेकिन एक समय था जब अच्छे पात्रों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ था और खलनायकों को उन फिल्मों के माध्यम से नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता था। परिणाम क्या था? पीढ़ियां खराब हुई, पीढ़ियां खराब हुई। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जनता के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। और अब आपने देखा होगा किस प्रकार की प्रस्तुति हो रही है। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा, सही तथ्य प्रस्तुत करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने भारत की काल गणना पर आधारित उस घड़ी को अभी मुझे प्रस्तुत किया। यानी भारत का जो ज्ञान है, भारत की ज्ञान की परंपरा है, भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, 2014 के बाद आज दुनिया उसकी ताकत को महसूस कर रही है। योग हो या आयुष, आज दुनिया में अपनी एक नई छाप छोड़ रही है। भारत की विरासत से जुड़े हुए स्थान आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से, लेकिन कुंभ का आयोजन कैसे होना है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब प्रयागराज कुंभ 19 में हुआ तो उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। और जब गत वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हुआ तो 66 करोड़ श्रद्धालु दुनिया, देश और दुनिया से काशी की धरती पर आ गए। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में भारत और चीन के अलावा किसी देश के पास 66 करोड़ की आबादी रहती है? किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे प्रयागराज में 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद करोड़ों श्रद्धालु काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, काशी के विकास, विरासत और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज आप सबके सामने है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का संबंध भी उज्जैन से भी है। आज की जो अयोध्या है, 2000 वर्ष पहले इस अयोध्या को भी महाराज विक्रमादित्य ने ही ढूंढा था। उसकी अपनी गाथा है, अपनी कथा है, उसके शास्त्रीय प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे। वे सभी कुछ आज भी मौजूद हैं। और लव के बाद भगवान राम का मंदिर अगर किसी ने सबसे पहले बनाया तो वह महाराज विक्रमादित्य ने ही बनाया था। यह परंपरा है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह परंपरा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी।
क्योंकि आज तो हम लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस नई कृति को जो मंचन के माध्यम से, क्योंकि जब हम लोग महाराज विक्रमादित्य की बात करते हैं तो नीति, शास्त्र और न्याय के पर्याय भी माने गए हैं। न्याय का सिंहासन कैसे होगा? ये सिंहासन बतीसी होगा महाराज विक्रमादित्य का। नीति कैसे होगी? ये विक्रमादित्य की नीति तय करेगी। ऐसे ही शास्त्र और काल गणना के बारे में भी उज्जैन की वेधशालाएं इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह सब कुछ रोचक दृश्य आज आपको यहां पर सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य के इस प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको देखने को प्राप्त होगा। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, वहां के संस्कृति विभाग को, सभी अधिकारियों को, सभी कलाकारों को इस पूरे रूपांतरण से जुड़े हुए महानाट्य से जुड़े हुए हर एक उस अधिकारी को, कर्मचारी को, उसके निर्देशक को, उसके प्रोड्यूसर को, उसके कलाकारों को और उनसे जुड़े हुए हर जड़ और चेतन वस्तु के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके साथ आए हुए सभी अन्य वहां के वरिष्ठ अधिकारियों का मैं काशी की धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पतिये हर हर। एक्चुअली फट सकता है। करते हैं परम सम्माननीय, आपने अपनी वाणी से हमें अभिसिंचित किया और महानाट्य विक्रमादित्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। मैं सभी अतिथियों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें, हमें कृपावंत रहें और हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और लीजिए, प्रस्तुत है महानाट्य विक्रमादित्य। 2057 वर्ष पूर्व इस राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा और धवल आदित्य महोत्सव की शुरुआत हुई है और यहाँ समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने मंच से संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और साथ ही साथ ये भी बताया कि जब विपक्ष की सरकार थी तब से अब तक क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में आए हैं। चाहे क्राइम कम होने की बात हो, चाहे सरकार के विकास के विजन की बात हो, राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है और काशी के विकास की बात हो। और इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। 3 भव्य मंचों का निर्माण यहां पर हुआ है। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य उत्सव है जिसने न्याय, अत्याधुनिक ग्राफिक्स, 400 से अधिक लाइट्स, किस तरह का बंदोबस्त यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं। 10 से 15 हजार लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। इस महोत्सव में 200 से ज्यादा कलाकार मंचन करेंगे। एक षड्यंत्र के तहत महानायक के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले